सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। आज चर्चा में हमारा विषय है बेफिक्र पड़ी भारी फिर लौटी महामारी। वैश्विक महामारी कोरोना से थोड़ी सी राहत मिलने के बाद पूरे देश ने जो बेफिक्री दिखाई थी उसी के अब दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ कोरोना से बचने के लिए जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा था उसकी बदहाली भी हमारे सामने है। जैसे दावे थे उसके मुताबिक परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके संदर्भ में हम अपनी चर्चा को विस्तार दें उससे पहले एक पौराणिक कथा आपसे साझा करना चाहता हूं। सतयुग के दौर में बताया जाता है कि दानवों और देवताओं के बीच में युद्ध चला करता था। मृत्यु से बचने के लिए चाहा गया कि अमृत मिल जाए तो अमृत के माध्यम से देवता ताकतवर बन पाए और दानवों को पराजित कर पाए। समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन के बाद में अमृत कलश निकला। उस अमृत कलश से अमृत पाने के लिए फिर से देवता और दानव भिड़ गए। विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया और उनकी कुशलता के चलते दानवों के मुकाबले देवताओं को ही अमृत प्राप्त हुआ। वो सतयुग था। अमृत निकला तो अमृत हमें पहले मिले, इसके लिए लोग आपस में भिड़े। ये कलयुग है। कलयुग के दौर में कोरोना की महामारी से मौत से बचने के लिए एक अमृत हमें प्राप्त हुआ वैक्सीन के संदर्भ में। उम्मीद थी कि इस वैक्सीन के लिए होड़ाहोड़ी मचेगी, मारामारी मचेगी, लोग चाहेंगे पहले हमें लगे, पहले हमें लगे। लेकिन जब यह वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हुआ तो दृश्य बिल्कुल उल्टा है। लोग बचने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे मैं बच जाऊं, कैसे कोई बहानावर के साइड में निकल जाऊं, इस प्रकार का दृश्य दिख रहा है। 50% का लक्ष्य भी हम वैक्सीनेशन के संदर्भ में 1 महीने बाद पूरा कर पाने में नाकाम है। कहा उम्मीद थी कि हम इसे लक्ष्य से भी ज्यादा प्राप्त करेंगे। लगना 100 लोगों को है, कतार 150 लोगों की देखने को मिलेगी। पर देखते यह है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर बैठे हुए कर्मचारी इंतजार करते रहते हैं कि कोई आए और वैक्सीन लग जाए। शायद यह बेफिक्री इसलिए थी कि जो कोरोना इस देश में 80,000, 90,000, 95,000 प्रतिदिन तक पहुंच गया था वह यकायक उसका आंकड़ा घटने लगा। पिछले 20-25 दिन से तो यह आंकड़ा 10,000 से भी कम चला गया था प्रतिदिन के हिसाब से। लेकिन अब अचानक फिर यह आंकड़ा बढ़ने लगा है। आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे कि कहां एक तरफ वैक्सीनेशन को लेकर हमें वैसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं और दूसरी तरफ जिस कोरोना की इस देश से विदाई मान ली गई थी वहां पर अकायक कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र में कल तकरीबन 5,000 केसेस मिले हैं। केरल के संदर्भ में बात करें वहां पर भी 4,000 से ज्यादा केसेस हैं। छत्तीसगढ़ में जहां पर स्कूल खोलने की कवायद की गई है वहां स्कूलों में खोलते ही कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। कि ऐसा तो नहीं कि देश में कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने जा रही है। आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे। तीसरा यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ राज्य जहां पर कोरोना की वैक्सीन पहुंची भी है वह उस वैक्सीन के दुष्परिणामों को लेकर सशंकित रहते हुए राज्य ने उस वैक्सीन को लगवाने से इंकार किया है। देश के स्वास्थ्य मंत्री ने यह उस राज्यों की बदकिस्मती करार दी गई है। इस बदकिस्मती की वजह क्या है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। 4 खास मेहमान हमारी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। देश किस दिशा में जा रहा है और इस समस्या से कैसे निपटेगा इस पर रोशनी डालने की कोशिश इस कार्यक्रम में करेंगे। लेकिन यह सब सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बेहद संक्षिप्त और स्पष्ट है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि स्वास्थ्य धन के समान होता है। हमें इसका असली मूल्य तब तक नहीं समझ में आता है जब तक कि हम इसे खो नहीं देते। जोश ब्लिंक्स ने जो यह बात कही थी यह स्वास्थ्य की महत्ता को प्रतिपादित करने के लिए बेहद स्पष्ट है। कुल मिलाकर जब तक हम स्वस्थ हैं तब तक हमें समझ में नहीं आता है कि स्वस्थ शरीर के मायने क्या है। लेकिन जब शरीर बीमारी से ग्रसित हो जाता है तब हमें इस बात का मलाल होता है कि समय रहते अगर हमने शरीर पर ध्यान दे लिया होता तो शायद इस तकलीफ के दौर से हमें ना गुजरना पड़ता। कोरोना संक्रमण के संदर्भ में भी जिस एहतियात को अचानक हमने अनदेखा करना शुरू कर दिया है, जिस सतर्कता को हम अचानक भुलाने लगे हैं, जिन एहतियात के साथ जीवन को हमने अपना हिस्सा बनाया था उसे भूलने लगे हैं, शायद उसके परिणाम नकारात्मक रूप से हमें आने वाले समय में देखने को मजबूर होना पड़ेगा। इस रोशनी में अब हम बात करते हैं अपने उन मेहमानों के साथ जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। हमारे साथ में अनिल फिरोजिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जागरूक सांसद हैं। उज्जैन अर्थात महाकाल की धरती से प्रतिनिधित्व करने का उन्हें संसद में मौका मिलता है। वह हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब हैं, देश के चिकित्सा जगत के एक जानी मानी हस्ती जो एम्स के डायरेक्टर रह चुके हैं, वह हमारे साथ में है। वर्तमान में कोरोना के संकट से फ्रंटलाइन में लोग जूझ रहे हैं उनका प्रतिनिधित्व करती डॉक्टर रितु सक्सेना हमारे साथ में है। कोऑर्डिनेटर हैं लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल दिल्ली से, वह भी हमारे साथ हैं।
और हमारे साथ में थोड़ी देर में होंगे टीएस सिंहदेव जी, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, जिनके एक फैसले ने पूरे प्रदेश के संदर्भ में देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से कहलवा दिया है कि यह प्रदेश बदकिस्मत है जहां पर इस प्रकार के फैसले लिए जा रहे हैं। तो हम अपनी चर्चा की शुरुआत डॉक्टर रितु सक्सेना जी से करते हैं। और रितु सक्सेना जी, आपसे समझना चाहते हैं, जिस कोरोना की वैक्सीन को दीर्घकालिक शोध के बाद वैज्ञानिकों ने तैयार किया, पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया प्रतीक्षा कर रही थी कि कैसे भी वैक्सीन आए, उसे हम लगवाएं और उसके माध्यम से इस बीमारी के संदर्भ में बेफिक्र हो जाएं। पर वैक्सीन आ गई, पर इस वैक्सीन को लगवाने के लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं। और आगे नहीं आने वाले लोगों में कोई सामान्य लोग नहीं, बल्कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हुए लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हैं, जो इससे बच रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, कंपाउंडर हैं, नर्सेज हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनको कहा गया था, वो लोग भी बचते बचाते दिख रहे हैं। क्यों? कैसी आशंका, कैसा डर, कैसा भय? एक्चुअली देखिए, हमारे यहाँ तो लोकनायक हॉस्पिटल में जो वैक्सीनेशन हो रहा है, ड्राइव चल रही है, उसमें इनिशियल कुछ 1-2 दिन में थोड़ा कम लोग आए, लेकिन उसके बाद तो मतलब 100% हेल्थ केयर वर्कर्स जो थे वो सामने आए। लेकिन आपने जैसा कहा है वो सही है कि अभी भी लोगों के मन में थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम वैक्सीन लगवाएं और हमें कुछ हो जाए। अभी तो बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हैं, कहीं ऐसा ना हो वैक्सीन लगाने के बाद हम लोगों को कुछ साइड इफेक्ट हो जाए। और ऐसा थोड़े बहुत लोगों को साइड इफेक्ट हुए भी हैं जी। पर लोगों में ये डर है, और खासतौर पे डॉक्टर्स, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। हम लोगों को पता है कि क्या साइड इफेक्ट है। एक आम पब्लिक के आदमी को तो शायद नहीं पता होगा, लेकिन हम लोग को पता है कि इससे फीवर हो सकता है, थोड़ा बहुत माइल्जिया हो सकता है जी। इसलिए कुछ लोग तो जैसे जो पॉजिटिव हो चुके हैं, उनमें तो ये है कि उनके पास शायद एंटीबॉडीज हैं, इसलिए वो सोच रहे हैं कि हम लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं तो हमें जरूरत नहीं है वैक्सीन की, हम लोग के पास सफिशिएंट एंटीबॉडीज हैं, जो कि थोड़ा गलत है सोचना, क्योंकि सबको लगवानी है वैक्सीन। ऐसा बताया गया है कि भाई आप वैक्सीन जब भी आप इन्फेक्ट हुए हैं पॉजिटिव होने के बाद 21 डेज के बाद आप कभी भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, और अगर आपके पास एंटीबॉडीज तो भी आप वैक्सीन लगवाइए। लेकिन अभी भी लोगों को थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की आवश्यकता है, जबकि हमने देखा है कि पुलिस में और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनका रिस्पांस काफी अच्छा आ रहा है हमारे यहाँ। वो काफी मात्रा में, मतलब काफी लोग रोज आ रहे हैं और लगवा रहे हैं वैक्सीन। पर अभी भी थोड़े डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स हैं जो आगे नहीं आ रहे और वैक्सीन नहीं लगवा रहे। तो मुझे लगता है उनको यही कहना चाहिए कि हम सबने वैक्सीन लगवाई है, जितने भी टॉप मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो एमएसएस है, वो उनको आगे आगे वैक्सीन लगवानी चाहिए। और एक मैसेज देना चाहिए अपने जूनियर डॉक्टर्स को कि जब हम लगवा रहे हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा, तो आप लोगों को भी कुछ नहीं होगा। और मुझे लगता है कि जो पॉजिटिव होके मतलब नेगेटिव हो गए और बिल्कुल ठीक ठाक हैं और एंटीबॉडीज इनके पास हैं, क्योंकि हम डॉक्टर सब अपनी एंटीबॉडी लेवल्स करा लेते हैं टेस्ट, तो हम लोगों को अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस चलना चाहिए और वैक्सीन लगवानी चाहिए। क्योंकि हम नहीं लगवाएंगे ये रितु सक्सेना जी आप कह रही हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि इस देश में जिन लोगों का अनुसरण करते हैं लोग, अर्थात नेता, हमारे देश के जो शासक हैं, उन लोगों ने अगर ये वैक्सीन लगवाई होती तो शायद भरोसा बन पाता। जो देश के शीर्ष स्तर पर बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने शुरुआत में वैक्सीन लगवाने से परहेज किया, या मानते हुए परहेज किया कि कहीं जनता ये ना समझे ये खुद को सुरक्षित कर रहे हैं और हम लोगों को जो है लावारिस छोड़ दे रहे हैं। पर क्या आपको नहीं लगता है, जो आपका अनुभव फील्ड में रहते हुए है, कि कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में यह भरोसा पैदा कर पाने में नाकामयाब रहे कि यह वैक्सीन हमें पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है और इसको लेकर किसी प्रकार के अंदेशे की जरूरत नहीं है? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि ऐसे लोगों को, जो लोगों के लिए रोल मॉडल्स हैं, जैसे पॉलिटिशियंस हैं या पब्लिक फिगर्स हैं, जैसे काफी अभिनेताज हैं, और जो मतलब जिन लोगों को लोग फॉलो करते हैं, अगर वो लोग आगे आगे वैक्सीन लगवाएंगे तो मुझे लगता है कि लोगों के अंदर विश्वास बढ़ेगा। और जैसा आपने देखा होगा कि हमने टीवी पे भी देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह आते हैं, तो जब कोई अभिनेता या नेता आगे बढ़ के एक सब काम करता है तो लोग उसको डेफिनेटली फॉलो करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स तो डेफिनेटली एक रोल मॉडल है लोगों के लिए। लेकिन हमसे भी ज्यादा जरूरत है कि पॉलिटिशियंस और जो हमारे पब्लिक फिगर्स हैं उनको आगे आके वैक्सीन लगवानी चाहिए, जिससे लोगों में विश्वास बढ़े, जिससे लोगों में विश्वास बढ़े। ये बात डॉक्टर रितु सक्सेना ने करी है। मेरे साथ में डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब हैं, चिकित्सा जगत के संदर्भ में 5 दशक से ज्यादा का तजुर्बा उनके पास में है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, वैक्सीनेशन कार्यक्रम के संदर्भ में आपको भी बड़ी उम्मीदें थी, आप तो इसके ट्रायल का भी हिस्सा बने थे, आपने तो ट्रायल के दौरान भी अपने आप को प्रस्तुत किया था इस उम्र के अंदर भी। लेकिन आज जिस मुकाम पर हम हैं, जहां हमारा लक्ष्य था 10 लाख वैक्सीन पर डे, हमारे तमाम नेता या इस
कार्य से जुड़े हुए लोग ये दावा करते थे कि पूरे विश्व में सबसे बेहतर सिस्टम हमारे पास में है, इसलिए हम बड़ी तेजी से इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। 50% पे पहुंचने में हांफ रहे हैं हम, पहुंचने में। आंकड़े हमें यह भी बता रहे हैं कि कई लोग तो अपने नंबर भी गलत दे रहे हैं, पते भी गलत दे रहे हैं कि उन्हें कहीं भूले से वैक्सीन लगवानी ना पड़े। किस नजरिए से देखते हैं इस विफलता को? नहीं, मैं इसको विफलता नहीं मानता, क्योंकि वैक्सीन लगवाना स्वतः इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। ये शुरू से बात क्लियर है कि वॉलंटरी है, आप जाएं और लगवाएं या ना। जी, मैं समझता हूं कि अब ये समय आ गया है कि भारत सरकार को और राज्य सरकारों को वैक्सीन की जो स्ट्रेटेजी है उसको थोड़ा बदल के, और आम जनता में सेकेंड फेज में लोग आने हैं उनको अब शामिल कर लेना चाहिए। अगर स्वास्थ्य कर्मी अपने को नहीं ला रहे, आने लगवाना चाह रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को हो सकता है संक्रमण हो गया हो और वो सोचते हैं कि उनको रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी डेवलप हो गई है, तो ये भी एक कारण, बड़ा कारण हो सकता है इसका। दूसरे, एक भ्रम और शंका भी हो सकती है। तीसरे, कोवैक्सीन वर्सेस कोविशील्ड की जो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई, वो भी हो सकता है इसके में, क्योंकि जहां कोविशील्ड मिली है वहां लोगों ने लगवा ली। कोवैक्सीन के लिए काफी लोगों ने नहीं लगवाई या कहा कि हमें कोविशील्ड ही मिलनी चाहिए, क्योंकि फेज 3 ट्रायल के पूरे डेटा उसके उपलब्ध नहीं है। तो ये कुछ कारण है। तो मैं ये समझता हूँ, जैसे डॉक्टर रितु सक्सेना ने कहा कि अब इस समय जो सुरक्षा कर्मी है आगे से आगे बढ़ के आ रहे हैं। आज भी मैं अपने हॉस्पिटल में दूसरी डोज लगवाने गया था, वहां पे काफी लोग जो हमारे सुरक्षा कर्मी है वो लोग भी लगवा रहे थे, और अभी लगभग 90 लाख लोगों ने लगवा ली है। इतना खराब भी नहीं, और ये, इसको मैं तारीफ ये करूंगा कि इतना ऑर्गेनाइज्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, और लोग अगर उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो ये उनके लिए दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि इस संक्रमण से लड़ने में हर एक की जिम्मेदारी बनती है। वैक्सीन सेफ है ये सबको पता है, वैक्सीन इफेक्टिव है ये भी सबको पता है, कि कम से कम कोविशील्ड के बारे में तो लोग नहीं कह सकते, और पूरी दुनिया में लग रही है। कोई भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे नहीं लग रही है। कोविशील्ड तो बहुत सारे देशों में लगाई जा रही है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि लोगों की थोड़ी सी मेच्योरिटी भी, अपरिपक्वता है, कि अगर वो इस भ्रम में नहीं आ रहे, इस डर में नहीं आ रहे कि इससे कुछ हो जाएगा, तो ये एक भ्रम और डर स्वास्थ्य कर्मियों में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन हिमांशु जी, डॉक्टर हिमांशु, मैं आपसे ये कहूंगा जी, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों में भी बहुत सारे लोग पब्लिक से भी ज्यादा बदतर हैं। ये मैं को टीवी पे कह रहा हूँ, जिनको न कोविड के बारे में कुछ पता है, न वैक्सीन के बारे में कुछ पता है, और न वो पता करना चाहते हैं। और उसमें हर तरह के लोग हैं, डॉक्टर्स भी हैं, उसमें हमारे दूसरे पैरामेडिकल कर्मचारी भी हैं, जिनसे मैंने अभी एक कहीं पे किसी संस्थान के साक्षात्कार में मैं मौजूद था। ऐसे ऐसे लोगों से हमने जब कोविड के बारे में प्रश्न किए तो वो अनभिज्ञ थे इस बारे में। तो ये मुझे बहुत आश्चर्य भी हुआ इस बात पे, और दुख भी हुआ कि इतनी भी अवेयरनेस। अभी जैसे मैं किसी से पूछ रहा था, भाई अभी उत्तराखंड में क्या हुआ रिसेंटली, किसी साक्षात्कार में, उनको वो भी नहीं पता। तो अगर लोग अब इस तरह से अपने को देश के में क्या हो रहा है इससे भी नहीं अपने को वो करा पाएंगे, तो फिर उनके लिए मैं क्या कहूँ, उनके लिए आप क्या कहें। लेकिन मिश्रा साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि आप इस पेशे से जुड़े हुए रहे हैं। आपने बड़ी सहजता से कहा कि इतना व्यवस्थित प्रोग्राम मैंने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में आंकड़ा है कि जिनको वैक्सीन लगना था उनमें से 1,37,454 कर्मचारियों के संदर्भ में एक ही मोबाइल नंबर डला हुआ है। इतना ऑर्गेनाइज हमने कार्यक्रम किया है, इतना ऑर्गेनाइज कि 1,37,454 लोगों के नाम पर हमने एक ही नंबर डाल दिया है। इतना ऑर्गेनाइज कार्यक्रम के संदर्भ में मिश्रा साहब क्या कहेंगे? एक सवाल, 9,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को छत्तीसगढ़ सरकार ने नोटिस जारी किया है कि आपने वैक्सीन अभी तक क्यों नहीं लगवाया है। कैसे आम जनता के संदर्भ में भरोसे की स्थिति बनाएंगे, जिनको सबसे पहले देश की सरकार ने चुना इस बात के लिए कि इनको सुरक्षित किया जाए, क्योंकि ये बाकी लोगों की सेवा कर रहे हैं, और अगर वह लोग ही बचते हुए दिखाई दे रहे हैं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से, तो बाकी जनता के संदर्भ में और देश की सुरक्षा के संदर्भ में डॉक्टर एमसी मिश्रा जैसी शख्सियत क्या नजरिया देख रही है, क्या भविष्य देख रही है?
ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो आप कह रहे हैं। अगर ऐसा हुआ है जी। और इतनी लापरवाही है तो ये कोई ना कोई इसके लिए जिम्मेदार होगा और उसको अकाउंटेबल करना चाहिए। मैं तो समझता है आजकल डिजिटाइजेशन के जमाने में इस तरह के जिसने भी जिसकी भी गलती से हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए मेरे विचार से। और इन चीजों को लाइटली नहीं लेना चाहिए, इनको गंभीरता से लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल गलत संदेश, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये संदेश गलत जाता है इससे आम जनता में। और वो हम नहीं चाहते इस वक्त जब हम लड़ाई में जीतते नजर आ रहे हैं और फिर से अगर बढ़ना शुरू हो जाए महाराष्ट्र और केरला की तरफ तरह सभी जगह। और जो हो रहा है, आपने भी अभी आपकी स्टोरी में भी था कि जो स्कूल के बच्चों को हुआ, और खाली स्कूल के बच्चों की बात नहीं है, बच्चों को शायद उससे कोई नुकसान ना हो, लेकिन जब वो घर पे जाएंगे अपने माँ बाप और दादा दादी नाना नानी और दूसरे बुजुर्गों को अगर इन्फेक्शन फिर बांटना शुरू करेंगे प्रसाद की तरह, तो फिर हम उसी अवस्था में आ जाएंगे जिस अवस्था में जून जुलाई अगस्त सितंबर में थे। तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि लोग ये मान रहे थे कि कोविड चला गया, जबकि मैं अभी किसी ने एक मीटिंग करी है 27 फरवरी को और वो कह रहे थे डिनर भी होगा ये भी होगा। मैंने कहा भैया मैं तो ना डिनर में आऊंगा ना मैं मीटिंग में फिजिकली आऊंगा, अगर आपने ऑनलाइन करनी है वर्चुअल तो कर लो, तो मैं जुड़ जाऊंगा उससे। तो ये लोगों को समझना, अभी एक बेंगलोर में 100 लोग हो गए एक पार्टी में, तो अगर लोग इस तरह से बिहेव करेंगे कि कोविड चला गया तो फिर तो ईश्वर भी आपको नहीं बचा पाएगा। अगर आप इस तरीके से बिहेव करेंगे कि कोविड चला गया तो फिर ईश्वर भी आपको नहीं बचा पाएगा। लेकिन उसी ईश्वर की धरती से हमारे साथ में अनिल फिरोजिया जी हैं। महाकाल की धरती के प्रति पूरे देश को आकर्षण है, दुनिया को आकर्षण है। अनिल फिरोजिया वहीं से ताल्लुक रखते हैं। फिरोजिया जी, हम सबके संदर्भ में शिकायत करते हैं, लोग कैसी गैर जिम्मेदारी दिखा रहे हैं, कोविड चला नहीं गया है, सतर्कता बरते हैं, एहतियात बरते हैं, लेकिन राजनेताओं के संदर्भ में क्या करें? सैकड़ों की भीड़, हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ अपनी रैलियों में, अपने चुनावों में करने के लिए आतुर हैं। मध्य प्रदेश के लोग इस समय बंगाल में जौहर दिखा रहे हैं, फोटो भिजवा रहे तमाम नेता। देखिए कैसा जन सैलाब उमड़ रहा है नेताजी के लिए। क्या कहेंगे आप? आम जनता से अपेक्षा है दूरी बना के रखे 6 गज की, और हम 6 लोगों से गले मिलेंगे। क्या कहेंगे फिरोजिया साहब? किसकी बात को माने, किसको अनुसरण करें, किसके अनुसार चलें? ये बात सही है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी बोला है जी कि जब तक दवाई नहीं, जब तक ढिलाई नहीं जी, और वो बार बार आग्रह कर रहे हैं और हम उनको देखते भी हैं कि वो जो कहते हैं उसका वो खुद भी पालन कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि लोगों को एकदम ये लापरवाही हम देख रहे हैं कि लोग लापरवाह होने लग गए हैं, जिसके कारण जी मुझे ये देखने में और समझने में आ रहा है कि जैसे अभी महाराष्ट्र में भी केस बढ़े हैं, बाकी और जगह भी केस बढ़ रहे हैं, तो हमको एहतियात, क्योंकि सब लोग अब इतना जन जागरण हो चुका है कि लोग अब समझ गए हैं, लेकिन जी वो लापरवाही कर रहे हैं। तो मेरा उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है आपके माध्यम से जी कि मास्क अवश्य पहने, हाथ को सैनिटाइज करें, अत्यंत आवश्यक हो तो ही घर से निकले। इसका पालन तो हमको करना ही पड़ेगा, हमको हाथ भी धोने ही पड़ेंगे, सैनिटाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में ये एक चिंता का विषय है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही जी कि इसमें हमारे भाई राजनीति एक अपनी जगह है, लेकिन लोक हित भी होता है। वैक्सीन के बारे में भी तरह तरह की भाषाएं बोल रहे हैं। वरिष्ठ नेता, देश का नेतृत्व करने वाले लोग अगर इसी तरह के वैक्सीन को वो बता रहे हैं, उसके ऊपर संदेह प्रकट कर रहे हैं, जबकि विदेश में दूसरे देश हैं वो हम लोगों से कह रहे हैं कि भाई आपकी वैक्सीन बहुत अच्छी है, इसको हमको भी आप दो, और हमारा देश उनको वो वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि लाखों में कोई एकाध केस ऐसा हो जाता है, किसी को इन्फेक्शन कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो वैक्सीन ही खराब है। ये तो अब कई बार हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, किसी का शरीर या किसी का कुछ प्रॉब्लम होती है उसके कारण। लेकिन ऐसी अफवाह माउथ उड़ा दी जाती है, ऐसा कर दिया, डरा दिया जाता है
कि लोग घबराने लगते हैं। और वास्तव में मैं आपको डॉक्टर साहब कह रहे थे उनकी बात से सहमत हूँ जी कि ये ऐसा अभियान चलाया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जी और वास्तव में उनको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जी कि वो चाहते तो प्रधानमंत्री होने के नाते पहला वैक्सीन वो लगा लेते, उनके मंत्रिमंडल को, फिर सांसदों को, फिर मुख्यमंत्रियों को, सब दूर लगवाते। लेकिन ऐसा न करते हुआ उनने प्राथमिकता दी ऐसे स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी जिन्होंने कोरोना काल में घर के बाहर रह के सेवाएं दी, जी उनको चिन्हित करा कि भाई इन लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाए। ये किस देश में ऐसा होता है? ये भारत ही देश है जिसमें ये चीज हुई है और उन लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्राथमिकता दी गई है। फिरोज साहब, आपने काफी सारी बातें कही। जो वैक्सीन के संदर्भ में आपकी टिप्पणी है उस पर मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, जब हमारे साथ में इस विवाद के जनक के तौर पर पहचाने जाने वाले टीएस सिंहदेव हमारे साथ में होंगे। लेकिन अभी आपके उस आग्रह पे बात कर लेता, जो आपने कहा कि मैं सबसे आग्रह करता हूं कि लोग दूरी रखें, सावधानी बरतें। ये आग्रह आप कैलाश विजयवर्गीय जी से, जो आपके पड़ोस के ही नेता हैं, सम्माननीय प्रहलाद पटेल जी से, सम्माननीय नरोत्तम मिश्रा जी से, सम्माननीय विश्वास सारंग जी से कब करेंगे? जो हजारों की भीड़ के अपने चित्र, अपनी टीवी फुटेज, वीडियो फुटेज हम लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसा जन सैलाब उनके समर्थन में उमड़ रहा है। इस जन सैलाब के बाद में आप उम्मीद करते हैं कि इन नेताओं को अपना आराध्य मानने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग का, 6 गज की दूरी का, मास्क के पालन का ध्यान रखेंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी ये राजनीतिक कोशिशें इस देश को खतरे की ओर धकेल रही हैं? जी, पर मैं एक बात बता दूं, मैंने कैलाश जी को भी सुना है। कैलाश जी भी कई बार आह्वान करते हैं जी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, और वो खुद भी मास्क लगाते हैं। आप उनको देखेंगे तो उनके कान में मास्क, मुंह पे मास्क दिखेगा आपको, कान में डोरी बंधी रहेगी जी। और जब वो वक्तव्य देते हैं जब भी वो मास्क नीचे रखते हैं, नहीं तो वो बराबर मास्क लगाते हैं, पालन तो करते हैं और वो कहते भी, कड़ाई से भी कह रहे हैं। मेरा भी जनता से इसीलिए निवेदन है कि भाई अभी लापरवाही न करे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि पश्चिम देश अभी भी उसको दूसरी लहर से काफी पीड़ित है और ब्रिटेन तो लॉकडाउन सेकंड लॉकडाउन भी चालू कर दिया है। स्थिति परिस्थिति हमारे देश में ना बने, क्योंकि मैं एक चीज तो आप भी मानेंगे कि वास्तव में मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को आभार और धन्यवाद दूंगा कि उनकी दूरदृष्टिता, दृढ़ संकल्पता और जो उनके निर्णय लेने की क्षमता है, जिसके कारण ही आज हमारा देश बहुत कुछ उस कोरोना से संक्रमण से, हमारा पूरा देश जो 130 करोड़ जनता हमारे यहाँ निवास करती है, तो बहुत कम मतलब कंट्रोल, हमने बहुत ज्यादा कंट्रोल करके जनता को सेफ करना। अनिल फिरोज इस बात पर बहुत अभिभूत हैं कि देश के प्रधानमंत्री के समय रहते उठाए गए सटीक कदमों के चलते ये महामारी उतना विस्तार हमारे देश में नहीं ले पाई जैसा ले सकती थी। काफी हद तक ये बात सही भी है। देश की आबादी 135 करोड़ के आसपास, वहां पर संक्रमण 1 करोड़ 10 लाख। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले देखें तो भारत के आंकड़े निश्चित तौर पर उत्साह पैदा करते हैं, पर पिछले एक हफ्ते से आंकड़े जो दोबारा बढ़ने शुरू हुए हैं, ये कितनी चिंता पैदा कर रहे हैं चिकित्सा जगत से जुड़े हुए लोगों के मन में? इस सवाल को लेकर मैं डॉक्टर रितु सक्सेना आपके पास आना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि जैसे अचानक हमारे यहां आंकड़े कम होना शुरू हुए थे, तब वैक्सीन शुरू नहीं हुआ था, आंकड़े घटते चले गए, कैसे? आज तक इसका जवाब खोजा नहीं जा सका। वैसे अचानक फिर से बढ़ने के आंकड़े आ रहे हैं, क्यों? आप समझ पा रही हैं? देखिए, जब नवंबर में थर्ड पीक आई थी तो उस समय केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और ऐसा माना जा रहा है कि उस समय काफी लोग इन्फेक्ट हुए, तो कई लोगों में मतलब इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से हर्ड इम्यूनिटी आ गई थी। और अब जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई, उससे पहले ये की वजह और वैक्सीनेशन आने से अब वैक्सीन ले रहे हैं उनको भी थोड़ा संक्रमण का खतरा कम हो रहा है, तो इसकी वजह ये भी एक वजह है कि केसेस का नंबर ड्रॉप हो रहा है। अगर हमने वो सतर्कता जैसे बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, क्योंकि लोगों में अब वो फियर नहीं रहा। जैसा मैंने नोटिस किया हमारे यहाँ अभी भी ओपीडी शुरू हुई है लोकनायक हॉस्पिटल में, लेकिन सब पेशेंट्स का रैट करके ही हम भेज रहे हैं उनको डॉक्टर्स के पास जी। तो ऐसा अगर हम इतनी थोड़ी सी
जी। दिल्ली में तो अभी कंट्रोल में है और कंट्रोल में ही रहेगा, लेकिन अगर हमने थोड़ी सी भी ढिलाई की, जैसे तो कुल मिला के उनका मानना है कि हम अपनी तरफ से एहतियात बरत रहे हैं। लेकिन मिश्रा साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आप तो पूरी दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है इस पर निगाह रखते आते हैं। अचानक ये आंकड़ा बढ़ रहा है महाराष्ट्र केरल के संदर्भ में। दूसरी तरफ बच्चों के भविष्य का हवाला देते हुए लगभग सारे राज्य स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए तत्पर हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर बतौर चिकित्सा विशेषज्ञ? देखिए डॉक्टर हिमांशु, हम लोगों ने इस बात पर आपके ही माध्यम से कई बार चर्चा की थी जी। गवर्नमेंट, सरकारें भी और लोग भी बहुत आगे के लिए जी। सितंबर से ये चल रहा है। हम लोगों ने काफी सख्ती से ये कहा आपके चैनल पे भी और दूसरे जहां जहां पे भी मौका लगा कि ये गलती अभी न की जाए जी। अब हुआ क्या है कि जैसे जैसे केसेस खत्म होने लगे, अस्पताल खाली हो गए, अस्पतालों में रोगियों की संख्या एकदम से नीचे आ गई जी। तो ये सभी लोग ये मान लिया सबने कि कोविड चला गया और थोड़ा बहुत है वो भी चला जाएगा। उसका ये नतीजा है कि अब स्कूल कब तक बंद रखे जाएं, अब ये भी एक प्रश्न है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। और ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि अब खोल के देख लेते हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में भी फिजिकल क्लासेस शुरू हो गई हैं जो अब तक नहीं हो रही थी। स्कूल भी, जैसे मध्य प्रदेश का भी बताया आपने, हरियाणा का भी हमने बीच में देखा था कि संक्रमण हो गया था, फिर स्कूल बंद कर दिए। तो ये निर्णय फिर दोबारा इसका संज्ञान लेना पड़ेगा और इसकी अनुशंसा करके कि अगर ये ऐसा लगता है कि अभी बच्चों को घर पे ही रखा जाए तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि उनको आपस में इन्फेक्शन हो भी रहा है, ठीक भी हो जाएंगे, बच्चों को शायद उतना नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन अगर बाकी लोगों को वो संक्रमण देंगे तो उनको नुकसान हो सकता है। दूसरे, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि अब थोड़ा वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी बदलने की आवश्यकता है। WHO की, डॉक्टर हिमांशु, एक रिकमेंडेशन आई है 2 दिन पहले जी, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कोविशील्ड के माध्यम से उन्होंने कोविशील्ड को एक्सेप्ट कर लिया है दुनिया में, कोविशील्ड को लगाने के लिए बाकी देशों में भी जी, कि इसका जो 28 दिन का जो गैप है 2 डोजेस के बीच में उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको 8 से 12 हफ्ते किया जा सकता है। और जिन लोगों को संक्रमण हो चुका है उनको शायद 1 डोज ही काफी होगी इसकी, क्योंकि उनको जो संक्रमण, कुछ एक देश है जिसने, फ्रांस में शायद ऐसा किया है कि वो कह रहे हैं कि हम 1 डोज ही लगाएंगे, इस वैक्सीन की भी वो लगा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि जिनको कोविड का इन्फेक्शन हो गया है वो, उनको कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता तो इन्फेक्शन की वजह से बन गई है और एक बूस्टर के तौर पे हम वैक्सीन लगा देंगे तो उससे काम चल जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब जो फेज 2 में हमारे यहाँ लोग आने वाले थे उनको शामिल करना शुरू कर देना चाहिए बारी बारी से, जिससे लोगों जो लगवाना चाहिए, फिर वॉलंटरी है, कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ कि वैक्सीन लगवाई जाए। लेकिन हमारी जो रिकमेंडेशन यही है कि जिन लोगों को भी जो भी वैक्सीन मिल रही है वो वैक्सीन लगवा लें और उससे जितनी भी प्रोटेक्शन आपकी 6 महीने की है, 8 महीने की है, 5 महीने की है, जो भी मिलती है। अच्छा, फिर ये भी देखने में आया इसलिए इन्होंने डोजिंग का जो गैप है वो इसलिए भी WHO ने स्टडीज में पाया है कि गैप बढ़ाने से कोई नुकसान नहीं है और ज्यादा लोगों को आप कवर कर सकते हैं। उस बीच में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी वैक्सीन बनाने का समय मिल जाएगा और सबको वैक्सीन को उपलब्धता भी हो जाएगी, सबको उपलब्धता हो जाएगी। मिश्रा साहब, कुल मिला के वैक्सीनेशन की स्ट्रेटजी बदलने की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव जी जुड़ गए हैं। उस छत्तीसगढ़ के जिसके संदर्भ में देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने कहा है कि ऐसे अभागे प्रदेश में लोग रह रहे हैं, अब इसमें मैं क्या कह सकता हूं। तो सिंहदेव साहब, आपसे जानना चाहता हूं, क्या कुछ आप ऐसा कर रहे हैं जिसके कारण देश के स्वास्थ्य मंत्री इस प्रदेश के नागरिकों को अभागा करार दे रहे हैं? पहला सवाल तो आपसे यही है। दूसरा जानने में दिलचस्पी इस बात को है कि जिस कोरोना से बचने के लिए लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे, जिस कोरोना के चलते लोग अपने रिश्तेदारों से गले मिलने के लिए तैयार नहीं थे, जिस कोरोना के चलते लोग अपने शादी ब्याह तमाम कार्यक्रम टाल दे रहे थे, उस कोरोना से बचाने के लिए जब वैक्सीन आई तो लोग उस वैक्सीन को लेने के लिए तैयार नहीं है। स्वयं आपके विभाग ने नोटिस जारी किए हैं 8-10 हजार लोगों को कि क्यों नहीं लगवा रहे हैं।
आपसे जानना चाहूंगा क्या हिच है, क्या परेशानी है। और जो पहला सवाल है वो सवाल तो अपनी जगह मौजूद ही है। देश के स्वास्थ्य मंत्री ने एक राज्य के नागरिकों को अभागा करार दिया है, क्या कहेंगे आप? हिमांशु जी प्रणाम। जी। आदरणीय मिश्रा जी को भी प्रणाम, सभी पैनलिस्ट को और दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। जी। डॉक्टर हर्षवर्धन के कैरियर को मैं भी एक युवा के अवस्था से फॉलो करता रहा हूं और वयस्क होने के बाद राजनीतिक जिम्मेदारियों में सहभागी बनने के बाद भी फॉलो करता रहा हूं और मैं अत्यधिक उनका आदर करता हूं। मैं उनकी किसी भी बात पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा और मेरा ये विश्वास है कि छत्तीसगढ़ के नागरिक ना तो अभागे हैं और ना ऐसी कोई भी चिंता की बात है कि जो उनको वैक्सीन की व्यवस्था होनी चाहिए वो वैक्सीन मान्यता प्राप्त वैक्सीन उनको नहीं मिल रही है। पर्याप्त संख्या में केंद्र सरकार ने वैक्सीन भिजवाई है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के माध्यम से वैक्सीन उपलब्ध हुई है और पूरी वैक्सीन जितनी आएंगी उनके समय सीमा के अंदर उनका उपयोग हो जाएगा, यही मैं विश्वास दिला सकता हूं। इसमें कहीं कोई कमी की बात नहीं है। और कोविड के साथ जो आपने दूसरा प्रश्न किया, लोगों ने, मेरे को महसूस होता है कि जीना सीख लिया है। एक तरफ लगता है कि कहीं लापरवाह तो नहीं हो गए, दूसरे तरफ की जो सच्चाई मुझे लगती है कि वो भांप गए हैं कि कोरोना के संक्रमण का विपरीत प्रभाव किस हद तक और कितना हो सकता है, कि कितने लोगों की मृत्यु हो जाएगी, कितने लोग बीमार पड़ेंगे, कितने लोगों को और नुकसान हो सकता है, कितने लोगों पे असर आएगा चला जाएगा, कितने लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि वो कोरोना उनको हो गया, जिसको असिम्प्टोमेटिक कहते हैं। ये सारी बातें लोगों ने सुन ली हैं और जान ली हैं और समझ ली हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो कि जानकार उतने ना हो, ग्रामीण क्षेत्र, दूरस्थ क्षेत्र में स्वाभाविक रहता है, लेकिन अमूमन लोगों को इस बात की जानकारी अब हो गई है कि कोरोना कितना खतरनाक है और लापरवाही तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन कितनी घातक ये बीमारी है ये लोगों ने समझ लिया है और लोग नहीं लगा रहे हैं। मैं इस बात से इसलिए सहमत नहीं होता कि हेल्थ वर्कर्स का ही अगर देख लीजिए तो 80% तो लगा चुके। आज का आंकड़ा तय है कि 80% पार कर गया होगा। कल 79.51% पे था। 2,19,543 हेल्थ वर्कर्स ने वैक्सीन लगा ली थी जो पंजीकृत हुए थे उनमें से, और ये 80% है। तो 80% लोगों ने अगर वैक्सीन लगा ली तो लोगों में भ्रम है, लोगों में यानी बड़ी आबादी में ये स्थिति तो बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों में जरूर भ्रम है और मैंने ये शेयर भी किया है कि मेरे पास भी कई फोन आते हैं, कई वरिष्ठ उद्योगपतियों के फोन आते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों के फोन आते हैं, वरिष्ठ राजनीतिक साथियों के फोन आते हैं, पक्ष और विपक्ष के साथियों के फोन आते हैं, आम नागरिकों के फोन आते हैं कि बाबा हम लगा लें कि नहीं। तो इतने में ही समझ में आता है कि लोगों के मन में एक ये बात तो है कि लगाना चाहिए कि नहीं। हर आदमी कोई चाह रहा है लगाएगा, वैक्सीन लगाएगा, जिसके बारे में सबको नहीं मालूम। तो ये मन में बात नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन कितने लोग तैयार होकर लगा चुके? 80% हेल्थ वर्कर, 50% से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर, 50% से ज्यादा पंचायती राज के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो इस प्लेटफॉर्म पे नाम जोड़े जा चुके हैं। तो इतने लोगों ने तो लगा लिया। दूसरी जो 20% की आबादी है, इसमें हमको ये भी देखना है कि कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी लेडीज हैं, महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं, ऐसी माताएं हैं जो दूध पिला रही हैं बच्चों को, तो उनको नहीं लगना है। तो ये 20% में इनकी भी संख्या है जो 10% भी हो सकती है। और कुछ लोग हैं जो मैं बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आपने स्वयं कहा कि मेरे पास बड़ी संख्या में फोन आते हैं, उद्योगपतियों के आते हैं, राजनेताओं के आते हैं, पक्ष के आते हैं, विपक्ष के आते हैं, अफसर के आते हैं, आम नागरिकों के आते हैं, बाबा हम लगवाएं कि नहीं लगवाएं। आपसे सवाल है सिंधे साहब कि आप या आप जैसे तमाम राजनेताओं ने अगर सबसे पहले अपने आप को प्रस्तुत कर दिया होता वैक्सीन लगवाने के लिए, और अगर आपने ही लगवाई होती, सम्मानीय भूपेश बघेल जी ने लगवाई होती, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लगवाई होती, देश की जनता को भरोसा रहता, विश्वास रहता, आपको फोन करने की जहमत न उठानी पड़ती, आपको हर व्यक्ति को अलग अलग समझाने की कोशिश न करनी पड़ती। आपको नहीं लगता है कि रणनीतिक रूप से चूक गए आप लोग
जनता के बीच में एक विश्वास पैदा करने के संदर्भ में कि ये वैक्सीन लगवाइए, हमने लगवाई तो आपको क्या डर? क्या आपको नहीं लगता है कि रणनीतिक रूप से कहीं ना कहीं भूल हुई है, चूक हुई है? हिमांशु जी, आज के दिन में ये जरूर कहा जा सकता है, लेकिन आपके भी चैनल पे और अन्य चैनलों पे भी जब ये बात आई तो मैंने दोनों चीज रखी। इसकी जो सच्चाई है जी, कि अगर राजनेता पहले लगा लेते तो वो आलोचना के शिकार भी हो सकते थे कि आपने तो लगा लिया, हमको छोड़ दिया जी। अभी जो दबाव आ रहा है कि देश में दुनिया के देशों का विश्लेषण हो रहा है तो भारत में अभी 1% आबादी को भी वैक्सीन नहीं लगी है जी। 1%। इजराइल जैसा देश है 80% नागरिकों को वैक्सीन लग चुकी है, क्योंकि वो संख्या में कम है और उन्होंने जो भी प्रोग्राम अडॉप्ट किया है। हमारे पास वैक्सीन बन रही है और वैक्सीन का क्रम चल रहा है। हम जब 50 साल से ऊपर के नागरिकों के दायरे में जाएंगे तो देश की आबादी के जो 22% से 25% को टच करने की स्थिति में हम आ जाएंगे। 25% से कम होगा, 137 का 30 करोड़ अगर देखेंगे तो 25% से कम होगा। तब ये अगर बात आती कि ये तो नेता लोगों ने अपने आप को तो बचा लिया, देखो हमको मीडिया के साथियों को छोड़ दिया, हम गरीब तबके के हमको छोड़ दिया, हम व्यवसायी हैं हमको छोड़ दिया, हम अन्य क्षेत्रों में जो है हमको छोड़ दिया, हम दुकानदार हैं हमको छोड़ दिया, हम मजदूर हैं हमको छोड़ दिया। तो ये सोच के, ये रणनीतिक चूक मैं नहीं मानता, ये प्रोज एंड कॉन्स, पक्ष और आपको नहीं लगता है कि आपने आलोचना के भय से, राजनेताओं ने आलोचना के भय से आम जनता को जो लाभ पहुंचना चाहिए था उसके साथ समझौता कर लिया? आप स्वयं कह रहे हैं कि इसलिए नहीं किया कि लोग आलोचना करते, पर आलोचना भले ही होती पर लोगों के बीच में भरोसा तो रहता कि वैक्सीन लगवाना जोखिम भरा नहीं है। एक आलोचना के भय ने जनता के विश्वास को कमजोर किया, इस बात को शायद आप माने। लेकिन मेरा एक और सवाल आपसे है, सीधा आपसे, कि आपको नहीं लगता है कि वैक्सीन को लेकर मन सशंकित करने के संदर्भ में टीएस सिंहदेव ने भी योगदान दिया? आपने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के संदर्भ में सवाल उठाए हुए हैं। आपने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि तीसरे फेज का ट्रायल पूरा होने तक हम अपने राज्य में तो नहीं लगाएंगे। हमारे साथ में अनिल फिरोजिया जी हैं, उनका कहना है वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है और कुछ लोग यहां पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कहेंगे सिंहदेव साहब? इसमें दो बातें हैं। आपने कहा कि वैक्सीनेशन को प्रभावित किया, उससे मैं सहमत नहीं होऊंगा, क्योंकि वैक्सीनेशन तो सुचारू रूप से चल रहा है और जैसे मैंने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों को छत्तीसगढ़ में भी लग गया। तो मैंने जो स्टैंड या जो मैंने माफी चाहूंगा सिंहदेव साहब आपको बीच में रोकने के लिए। टीएस सिंहदेव एक बड़ी शख्सियत है और टीएस सिंहदेव, इस देश में 2 वैक्सीन लग रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोवैक्सीन की विश्वसनीयता को लेकर टीएस सिंहदेव बंद कमरे में नहीं बल्कि सार्वजनिक स्तर पर अपनी असहमति को व्यक्त कर रहे हैं। क्या आप इस बात से इंकार करेंगे कि आपकी असहमति, आप तमाम देश के बड़े टीवी चैनल का भी एक स्थायी हिस्सा इन दिनों बने हुए हैं, आपकी यह असहमति कहीं ना कहीं लोगों के विश्वास को हिलाती है, लोगों के मन में संदेह पैदा करती है, लोगों को आशंकित करती है लगवाएं कि नहीं लगवाएं? जब सिंहदेव साहब जैसा बुद्धिमान व्यक्ति इस पर सवाल उठा रहा है तो कुछ तो बात होगी। लोग ठिठकेंगे नहीं, लोग रुकेंगे नहीं, लोग सहमेंगे नहीं। मेरे विचार, मैंने हमेशा ये प्रयास किया कि अगर मैं किसी चीज से कन्विंस्ड हूं, मेरी सीमित बुद्धि में अगर मेरे को लगता है कि ये चीज ऐसी है तो मैंने वो राय व्यक्त करने में परहेज कम किया है। कई बार होता है कि आदमी चुप रह जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में रहते हुए जब मेरी सीमित बुद्धि मेरे को ये कहती है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि फेज 3 के ट्रायल होने के बाद, उसके डाटा को आने के बाद अनुमति की बात होनी चाहिए। तो मैं केवल उस बात पे कह रहा हूं कि फेज 3 का ट्रायल हो जाए, उसके बाद इस वैक्सीन का इस्तेमाल हो। मैंने अभी तक भी यही कहा, आज भी ये कह रहा हूं और कल के लिए भी मेरा यही, मैं तो सिंहदेव साहब की बात बहुत स्पष्ट है। उन्होंने हमेशा कोशिश की वो अपने सिद्धांतों से समझौता ना करें और सिंहदेव साहब जिस बात को लेकर बात कह रहे हैं उस बात के संदर्भ में टिप्पणी देने के लिए एमसी मिश्रा साहब हमारे साथ में है। मिश्रा साहब, सिंहदेव साहब एक नैतिकता के स्तर पर, व्यवहारिकता के स्तर पर और आधारभूत सिद्धांत के स्तर पर सवाल उठा रहे हैं कि 3rd फेज के रिजल्ट से पहले क्या वैक्सीन लगनी चाहिए, उसके संदर्भ में उनकी स्पष्ट असहमति है, बंद कमरे में नहीं, खुले तौर पर। आप चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए एक जाना माना नाम है। सिंहदेव साहब की आपत्ति को
संजीदगी से लिए जाने की जरूरत है या माहौल के चलते खारिज कर दिए जाना ही ठीक है? नहीं, खारिज तो नहीं किया जा सकता। देखिए, ये तो सर्वविदित है जी कि कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, जी, इसमें कोई संशय नहीं है। ये जो कंपनी है उसने भी मानी है ये बात, ये डीसीजीआई ने भी मानी है, और जो उनको 2 जनवरी को परमिशन कंडीशनल दी गई थी उसमें कोविशील्ड के मुकाबले ज्यादा कंडीशंस लगाई गई थी, जिसमें एक कंडीशन ये भी थी कि ये एक ट्रायल फेज की तरह लगेगी और लोगों से उसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट जिसको हम कहते हैं वो लोगों को साइन करना पड़ेगा, कोवैक्सीन जिनको लगेगी जी। तो सिंहदेव साहब भी यही कह रहे हैं। तो उन्होंने एक कंसिडर्ड डिसीजन अपनी स्टेट के लिए लिया है, तो उसको भी उसी परिवेश में देखना चाहिए। और उसमें और इसका जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा था अपने इंट्रोडक्शन में जी कि ये डॉक्टर्स में भी इसमें भ्रम था। जी। आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली के डॉक्टरों ने कहा कि हमें कोविशील्ड दो, वहां पे कोवैक्सीन दिल्ली गवर्नमेंट ने कोवैक्सीन भिजवाई थी वहां पे जी। इसके अलावा तमिलनाडु से भी इस तरह के समाचार आए और भी कुछ जगहों से आए। तो ये और मेरे विचार से कोवैक्सीन को 2 जनवरी को जो परमिशन डीसीजीआई ने दी वो थोड़ा जल्दी में दी, उसको 4-6 हफ्ते डिले करके देना चाहिए था मेरे विचार से। ये मेरा अपना विचार ये मिश्रा साहब जैसे जाने मानी चिकित्सा विशेषज्ञ की स्पष्ट राय है। और मेरे साथ में अनिल फिरोजिया साहब जुड़े हुए हैं। फिरोजिया साहब, आपने सिंहदेव साहब की बात को भी सुना, आपने एमसी मिश्रा साहब की टिप्पणी को भी सुना, इसके बाद अपने देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी, जो आपकी पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, वो इस फैसले के संदर्भ में अभागा करार दे रहे हैं प्रदेशवासियों को। क्या कहेंगे आप? देश के स्वास्थ्य मंत्री को अपनी टिप्पणी पर पुनर्विचार करना चाहिए या आप जैसे नेता भी इस टिप्पणी के साथ रहेंगे? नहीं, देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन जी एक सीनियर डॉक्टर भी हैं जी। और जो ये वैक्सीन है जी, इसके ऊपर पूरा का पूरा निगरानी, पूरा इसका प्रयोग, इसका ट्रायल जो करना था वो हर प्रकार से हुआ। और हमारे साइंटिस्ट 24 घंटे रात दिन भिड़ के ये वैक्सीन बनाया। लेकिन मैं इस चीज का दुर्भाग्य कहूंगा राजनीति का, कि राजनीति का लाभ लेने के लिए कुछ कथाकथित नेताओं ने, मैं नाम जब बता सकता हूं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, इन लोगों ने जानबूझ करके भ्रम फैलाने का प्रयास करा देश में और वैक्सीन के कि हम नहीं लगाएंगे। और लोगों को, क्योंकि आप ये चीज तो मानेंगे कि राजनेता को लोग फॉलो करते हैं, हमारे अभिनेता और राजनेता जी, इन दोनों को लोग बहुत फॉलो करते हैं, इन लोगों की बात का वजन रहता है। पर इन लोगों ने जो भ्रम पैदा करा देशवासियों पे, ग्रामवासियों पे, ये एक बहुत पाप करा जी। और मैं फिर ताकत से और ईमानदारी से कहता हूं कि जो वैक्सीन लगे हैं जी, कहीं ना कहीं 2-4-5 लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, पर वो उनकी शरीर में कुछ और प्रॉब्लम होने के कारण या और कोई बीमारी से ग्रसित होने के कारण उनको इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन वो भी अब ठीक हो गए। तो ये एक भ्रम जो चलता है जी, जिसके तहत हमारे जो जनता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हुई है, भ्रम फैला है उसको। पर ये एक पाप है, ये एक पाप है, ये कहना है फिरोजिया साहब का। लेकिन मैं वापस अपने विषय पर आता हूं सिंहदेव साहब, और आपसे जानने में 2-3 चीजों की दिलचस्पी है। एक तो देश के कई हिस्सों से ये खबर आ रही है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। आप लगातार न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगाह रखते हैं। क्या देश में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो रही है, जैसे यूरोप में या अमेरिका में देखने को मिली, या अभी हम उससे बचे हुए हैं और हमें कुछ कदम उठाने की जरूरत है जो आपके स्तर पर लगता है यहां आपको साझा करनी चाहिए? इसमें निश्चित रूप से हमें सतर्क तो हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जी। दुनिया का अनुभव रहा है कि स्पाइक 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 स्पाइक देशों में आए हैं। और न्यूजीलैंड जैसे देश में, जहां सबसे पहले ये घोषित हुआ था, और न्यूजीलैंड हम लोग देख रहे हैं समुद्र से घिरा हुआ एक आइलैंड है, आइलैंड का देश है, और उसमें सबसे पहले कोरोना मुक्त उसको घोषित कर दिया गया था। न्यूजीलैंड में 5-6 दिन पहले इस बात की घोषणा हुई, क्योंकि राजधानी ऑकलैंड में फिर लॉकडाउन लगाया गया है, वहां पाबंदियां लगाई गई हैं, क्योंकि 3 केस वहां पर आ गए। जी।
बड़ी समय नहीं, केवल 3 केस वहां पर आ गए तो ऑकलैंड में उन्होंने सतर्कता बतौर व्यवस्थाएं करना चालू कर दी। तो उस लेवल की जानकारी रखते हुए जर्मनी में बढ़ने की बातें हैं, इंग्लैंड में बढ़ने की बातें हैं, ब्राजील में बढ़ने की बातें हैं, हमारे यहां महाराष्ट्र में बढ़ने की बातें हैं, कुछ और राज्यों में बढ़ने की बातें हैं, लेकिन चिंता के दायरे में अभी नहीं। जो हमारी पॉजिटिविटी रेट है अगर 1 के नीचे आ गई है, 1 के आसपास चल रही है, तो चिंता तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक ये 3 के बाहर ना जाए। अगर ये बढ़ा तो घटेगा भी, बढ़ेगा भी, घटेगा भी। जितने हम टेस्ट करते हैं उसके आधार पर प्रतिशत निकलता है। किस टारगेटेड पॉपुलेशन को हमने टेस्ट किया उसके ऊपर भी प्रतिशतता बढ़ती घटती है। तो 3 तक पॉजिटिविटी रेट हमको बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं। 5 तक जाए तो बड़ी चिंता, 5 के ऊपर जाए तो गंभीर चिंता। तो ये पॉजिटिविटी रेट से हम लोग सहारा लेते हैं नीतियों को बनाने का, और बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि हम चिंता मुक्त हो जाएं। देश में और छत्तीसगढ़ में 0 से चालू हुआ था कोरोना जी, 1 भी नहीं, 0 से हम 1 करोड़ 10 लाख पहुंच रहे हैं देश में। 0 से 3,10,000 हम पार कर जाएंगे छत्तीसगढ़ में, 0 से जी। जब 0 से इतना हम पहुंचे और देश में 1.5 से 2 लाख पॉजिटिव केस हैं, छत्तीसगढ़ में 2,500 करीब 1.5 से 2,500 पॉजिटिव केस होंगे, तो निश्चिंत होने की तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं। निश्चिंत होने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। एक और सवाल आपसे करना चाहता हूं कि जो एमसी मिश्रा साहब हमसे चर्चा में पहले कह रहे थे कि अब वैक्सीनेशन की स्ट्रेटेजी को बदले जाने की जरूरत है, आम लोगों तक इसकी पहुंच बनाने की जरूरत है। क्या इस दृष्टि से कुछ पहल केंद्रीय या राज्य स्तर पर आप लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वैक्सीनेशन करा पाए? कब हासिल होगा उसे यह हक? या डिप्लोमेटिक पॉलिसी के तहत केवल दुनिया के बाकी देशों को आप डोनेट ही करते रहेंगे? इसमें हिमांशु जी सच्चाई यही है कि ये पूरा प्रोग्राम निर्भर करेगा वैक्सीन की उपलब्धता का जी। जितनी वैक्सीन उपलब्ध होंगी उसी हिसाब से आपकी पॉलिसी बनेगी। फिलहाल देश ने जो नीति बनाई है वो 30 करोड़ लोगों को जून जुलाई तक वैक्सीनेट करने की बनाई है जी। पहले 2 चरण में या पहले चरण के 2 भाग में हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स जो 30 करोड़ के 3 करोड़ थे, यानी 10% जी। 137 करोड़ के देश के 3 करोड़ लोग जी, 30 करोड़ टारगेटेड पॉपुलेशन के 10% जी। और अब 27% की हम तरफ जा रहे हैं। पहला कि असीमित वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, दूसरा असीमित वैक्सीनेशन फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं है, असीमित आपको वैक्सीनेशन करने वाले हमारे साथी भी उपलब्ध नहीं है, और अगर आपने एकदम ओपन कर दिया तो भगदड़ मच जाएगी, वो कंट्रोल नहीं हो सकती चीजें। तो इन परिस्थितियों में कुछ दिन पहले सीआईआई के भी लोग और उद्योगपतियों की उपस्थिति में टीवी चैनल पे देख रहा था, उन लोग अपने से सुझाव रख रहे थे कि निजी क्षेत्र को भी इसमें अलाउ किया जाए। तो वैक्सीन अगर उपलब्ध है और निजी क्षेत्र सहभागिता करना चाहता है तो मेरे को तो नहीं लगता कोई आपत्ति है, किंतु कंट्रोल्ड हमको व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि किसको वैक्सीन लग गई, किसको वैक्सीन नहीं लग गई। और ओपन करने के लिए अभी मैं शायद डॉक्टर मिश्रा उस समय बोल रहे थे कि जो 4 हफ्ता 28 दिन का पहले चरण का डोज है, इसका 2 हफ्ते का विंडो दिया हुआ है, 4 से 6 हफ्ते बाद आप उसको लगा सकते हैं। तो वो उतनी गुंजाइश है, लेकिन उसको अगर हमने नियम बना लिया तो सबको ही देर करने लगेंगे और व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। तो समय के नजदीक से नजदीक हमको ये व्यवस्था अपना लेनी चाहिए। पर आपका जो ये दावा है मई जून तक 30 करोड़ लोगों के संदर्भ में, हम तो पहले चरण में हाफ गए। सरकार कह रही थी कि हम 10 लाख लोगों को वैक्सीन पर डे लगाएंगे, 3-3.5 लाख तक ही पहुंच पा रहे हैं। ये आंकड़े हमारे सामने हैं। इस हिसाब से तो साल गुजर जाएगा आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में। क्या करें? हो जाएगा हिमांशु जी, इसमें मुझे जरा भी चिंता नहीं है, क्योंकि टारगेटेड पॉपुलेशन को वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पे प्रदेशों में केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। तो हमारा पूरा प्रोग्राम आज उतने उपलब्ध करा दीजिए तो आज छत्तीसगढ़ में टेक्निकली 1,30,000 लोगों को वैक्सीन एक दिन में लग सकती है। टेक्निकली उसमें से कुछ लोग नहीं आएंगे जिनके नाम आ गए। तो क्षमता की कमी नहीं है, वैक्सीन और क्षमता की कमी। तो अगर छत्तीसगढ़ का उदाहरण एक दिन में 1,30,000, क्योंकि
1349 वैक्सीनेशन फैसिलिटीज हमने चिन्हांकित कर रखी है। अभी तो हम 700 से ज्यादा उपयोग नहीं कर रहे क्योंकि उतनी संख्या नहीं है जिनको लगनी है। तो जब संख्या बढ़ेगी तो ये वैक्सीनेशन फैसिलिटीज भी बढ़ जाएंगी और 1,30,000 तक लोगों के नाम एक दिन में सामने ला के वैक्सीनेशन। तो कुल मिलाकर सिंहदेव साहब का मानना यह है कि अगर वैक्सीन उपलब्ध होगी तो उसे कितनी भी संख्या तक पहुंचा जा सकता है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में 1,30,000 लोगों को पर डे वैक्सीन लग सकती है, तो बाकी देश के संदर्भ में क्या चिंता करने की जरूरत है। लेकिन मैं एक बार फिर मिश्रा साहब आपके पास आना चाहता हूं और जानना यह चाहता हूं कि वैक्सीन को लेकर एक द्वंद्व पहले से ही चल रहा है कि कौन सी वैक्सीन लगवाएं, कौन सी वैक्सीन न लगवाएं। अब आपने इसके संदर्भ में अंतराल बढ़ाने की भी बात कही है। यह अंतराल बढ़ाने के संदर्भ में ऐसा तो नहीं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समाहित करने के लिए WHO इस प्रकार की गुंजाइशें दे रहा है, एक डोज से ही काम चला लो, 28 दिन में लगानी थी उसके स्थान पे जो है 12 हफ्ते में लगा लो। ये कहीं हम क्वालिटी के साथ समझौता करने तो नहीं जा रहे, ज्यादा क्वांटिटी को एक्सेस करने के लिए? नहीं, ये जो एक डोज की बात है ये फ्रांस ने तय किया है जी। ये WHO ने नहीं कहा है। WHO ने सिर्फ डोजिंग की 2 डोज के बीच में जो ड्यूरेशन है जी, जो अभी 4 से 6 हफ्ते है, उसको वो कहते हैं 8 से 12 हफ्ते बढ़ाया जा सकता है। उसका फायदा भी लिया जा सकता है ज्यादा लोगों को इसके समावेश में लाने का, और वो बहुत साइंटिफिक बेसिस पे ये तय किया गया है। ये मैं एक साक्षात्कार देख रहा था, हमारे एक गगनदीप कांग हैं जो वैक्सीन एक्सपर्ट हैं, CMC वेल्लोर में वेलकम ट्रस्ट प्रोफेसर हैं, वो उसकी समिति की मेंबर हैं, और उसमें ये फैसला लिया गया। तो उन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि इसमें साइंस इन्वॉल्व है, इसमें कोई इस तरह का निर्णय नहीं है जो पहले यूके में जब बहुत शुरू में, अगर आपको याद होगा, दिसंबर जनवरी में ये बात आई थी कि क्या डोजिंग का ड्यूरेशन बढ़ाया जा सकता है जिससे ज्यादा लोग कवर हो जाएं। उस समय ये बात थी कि क्योंकि उपलब्धता, जैसे सिंहदेव साहब ने कहा कि उपलब्धता वैक्सीन की एक सीमित है, और चूंकि हम विदेश में भी भेज रहे हैं, हमें जो वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा एक वो चरित्र है भारत के कल्चर का, उसको भी हम लोग निभा रहे हैं, और भारत में भी इतने संख्या में लोगों को वैक्सीनेट करना है। तो ये जो आंकड़ा है ये, और इसको डॉक्टर विनोद पॉल ने भी कहा है कि वो डेटा देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और ये हो सकता है अब सेकंड फेज में इस बात का निर्णय हो जाए, क्योंकि ये काफी गंभीर साइंटिफिक एविडेंस की बेसिस पे ये बात सामने आई है कि अगर 2 डोज के बीच में 8 से 12 हफ्ते का ड्यूरेशन है तो उससे एक तो कोई नुकसान नहीं है, दूसरे उससे उसको ठीक पाया गया है। मेरा सवाल है इसके संदर्भ में, जितनी सहजता से आपने कहा है, पहले यह बताया गया था कि इसमें एंटीबॉडी तब बनेगी जब आपको दोनों डोज लग जाएंगे, और दोनों डोज लगने के भी 2 हफ्ते या 4 हफ्ते बाद एंटीबॉडी बनेगी। अब 12 हफ्ते की रेंज निकाल दी है कि पहला लगवाइए, दूसरा 12 हफ्ते बाद लगवाइए। 12 हफ्ते का मतलब 3 महीने बाद। तो क्या यह गुंजाइश हमने बात की एंटीबॉडी डेवलप करने के संदर्भ में भी व्यक्त कर दी है कि जो आपको दूसरा डोज लगेगा उसके 12 हफ्ते बाद आपके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप होगी, मतलब 6 महीने तक आदमी को अपनी हिफाजत खुद करनी है, इस वैक्सीन के भरोसे नहीं रहना है। एक लेमैन के तौर पर मेरा सवाल है, उपहास कह सकते सवाल का, पर एक आम आदमी की सोच तो इसी दृष्टि से निकलेगी। जब आपने 12 हफ्ते इसमें ले लिए तो फिर जाकर सुरक्षा के लिए भी 12 हफ्ते और आगे बढ़ा दिए क्या? नहीं, इसमें पहली डोज के बाद ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है, लेकिन उसको कंसोलिडेट आप सेकंड बूस्टर के बाद करते हैं। और ये केवल इस वैक्सीन के साथ नहीं है, ये और वैक्सीन के साथ भी इस तरह की बातें हैं। जैसे आप देखिए, समय से टिटनेस की वैक्सीन लगती है, एक आज लगती है, एक 6 हफ्ते बाद लगती है, एक 6 महीने बाद लगती है, 3 डोज लगती है, उसमें 5 साल की आपको इम्यूनिटी मिल जाती है जी। और इसका, क्योंकि ये चीजें क्यों इवॉल्व हो रही हैं, जब हम लोग बात करते हैं कि 1 साल में वैक्सीन कैसे आ गई, जो वैक्सीन बनने में 5 से 10 वर्ष लगते हैं, वो वैक्सीन साल भर में कैसे आ गई? वो साल भर में ऐसे ही आ गई कि इन सारे प्रश्नों के उत्तर बिना लिए आ गई वैक्सीन। तो वैक्सीन जो आ गई वो उसका सिर्फ हमें 2 चीजें पे हमको श्योरिटी है, वैक्सीन सेफ है और वैक्सीन की इम्यूनोजेनिसिटी है, वैक्सीन की एफिकेसी है। वैक्सीन की एफिकेसी है, तमाम बातें मिश्रा साहब ने कही, लेकिन मैं आखिरी बातचीत के लिए एक बार सिंहदेव साहब के पास फिर जाना चाहता हूं। सिंहदेव साहब, आज इस देश के सुप्रसिद्ध योगाचार्य स्वामी रामदेव जी ने एक पत्रकार वार्ता की
और उसके अंतर्गत उन्होंने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने कोरोना की दवाई खोज ली है और उन्होंने इस बार अपनी खोज का साक्षी देश के 2 जिम्मेदार मंत्रियों को भी बनाया। एक सम्मान्य डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, दूसरा माननीय नितिन गडकरी जी। पहले भी उन्होंने इस प्रकार के दावे के साथ में लॉन्च किया था, लोगों ने सवाल उठा दिए तो उन्होंने कहा कि यह सुरक्षा के लिए है, कोरोना के इलाज के लिए नहीं। अब दावा किया है कि इसी दवाई से कोरोना का इलाज भी हो जाएगा। आपसे जानना चाहता हूं, मौजूदा दौर के अंतर्गत इस लॉन्चिंग के संदर्भ में सिंहदेव साहब किस नजरिए के साथ में है? देश को रामबाण मिल गया है, वैक्सीन कब असर करेगी इसके संदर्भ में तो संशय है। 4 हफ्ते, 8 हफ्ते, 12 हफ्ते पर दवाई आ गई है, निश्चिंत हो जाए। इसमें हिमांशु जी चाहूंगा, आईसीएमआर जैसी संस्था में गाइड होना चाहूंगा। देश की जो सर्वोच्च बॉडी है वैक्सीनेशन और ड्रग कंट्रोल की जो बॉडी है, वो अगर कह देती है, रामदेव बाबा जी का हो या किसी का भी हो, कि हाँ इस दवाई को कोरोना के लिए हमने प्रमाणिक उपचार के रूप में पाया है, तो हम लोग जरूर उसको स्वीकार कर लेंगे। तब तक जब तक ऐसी संस्थाएं उसको ट्रायल करके या जो भी उनकी प्रक्रिया है उसको पूरा करके प्रमाणित नहीं करती, तब तक सुनना चाहिए। देश के स्वास्थ्य मंत्री उसकी लॉन्चिंग में मौजूद थे। सिंहदेव साहब, देश के स्वास्थ्य मंत्री, आप फिर भी भरोसा नहीं करना चाहते? देश के स्वास्थ्य मंत्री का सर्टिफिकेशन उसके साथ में है। एक पैमाना होना चाहिए हिमांशु जी, और वो पैमाना साइंटिफिक होना चाहिए जी। साइंटिफिक पैमाना अगर उसको पार कर लिया है, मुझे क्योंकि जानकारी नहीं है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, आदरणीय गडकरी जी को जानकारियां होंगी, उसके आधार पे वो आए होंगे, मेरे को नहीं है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर पा रहा। लेकिन मान्यता प्राप्त देश की सर्वोच्च जो संस्थाएं हैं वो जिस दिन बोल देती हैं, और वैश्विक भी संस्थाएं हैं, हालांकि हम तो गाइड होंगे अपने देश की संस्थाओं से, वो जिस दिन बोल देती हैं तो अवश्य उसको स्वीकार किया जाए। तो मैं इसमें टिप्पणी मिश्रा साहब की भी ले लेता हूं। मिश्रा साहब, बतौर चिकित्सक, अब तो इलाज आ गया। अभी तक तो हम कहते थे कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए एहतियात बरते हैं, सुरक्षा बरते हैं, तमाम प्रकार की सावधानियां बरते हैं। अब तो देश के सम्मान्य स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में बता दिया गया है, कोरोना का इलाज खोज लिया गया है। बतौर चिकित्सक अब आप अपने मरीजों के संदर्भ में कितने निश्चिंत और कितने आशान्वित? सिंहदेव साहब ने बहुत अच्छे से जैसे आपको जवाब दिया, वही प्रश्न जब उत्तर मेरा भी है इस विषय में जी। बहुत सारे क्लेम्स को जब तक वेरीफाइड एंडोर्समेंट एक कॉम्पिटेंट बॉडी नहीं करते, और वो साइंस से ही हो सकता है, उसका जो पूरा उसके बारे में जो भी आशंकाएं हैं या उसको कंफर्मेशन भी चाहिए, तो भी वो साइंस के जरिए ही हो सकता है, द्वारा हो सकता है। और वो आईसीएमआर उसको एंडोर्स कर दे, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कर दे, दूसरे वैक्सीन एक्सपर्ट्स कर दें, या दूसरे चिकित्सक की एक समिति बना के उसको, ये अब क्या है मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कि क्या चीज लॉन्च हुई है जिसमें माननीय मंत्री लोग थे, और वो क्या चीज लॉन्च हुई है, वो तो जैसे उनकी पहले भी आई थी, जिसकी एक स्टडी भी उन्होंने की थी, एक निम्स करके एक संस्थान है वहां पे जयपुर के पास, उसमें, लेकिन फिर वो आ गई साहब ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इलाज नहीं है, और वो माइल्ड केसेस में दिया गया था। और माइल्ड केस तो आपको पता है, आप कुछ मत करिए, जैसे जुकाम के लिए है कि आप दवाई ले लें तो भी 1 हफ्ते में ठीक होगा, दवाई नहीं लें तो भी 1 हफ्ते में ठीक होगा। तो यही कोविड के साथ रही है बात। अब तक पिछले 1 साल में कोविड की डेफिनेट दवाई अभी तक कोई नहीं है। जितने भी ट्रायल्स हुए हैं, न रेमडेसिविर का कोई उसमें आया, न प्लाज्मा थेरेपी का आया, न उसमें दूसरी दवाइयों का आया, बट ये है कि हिट एंड ट्राई किया लोगों ने, जिसमें स्टेरॉइड भी दिए गए, जिसमें ऑक्सीजन का रोल बहुत बड़ा रहा। ऑक्सीजन एक्चुअली दवा के रूप में बहुत ज्यादा महत्व रहा, क्योंकि हाइपोक्सिया होता था, लंग इन्वॉल्वमेंट जब होता था लोगों का। तो ये बहुत सारे ट्रायल्स हो गए, WHO के ट्रायल्स आ गए, जिसमें जो दवाइयां हमने भी यूज की हैं, तो वो दवाइयों के बारे में ठोस प्रमाण नहीं मिला आखिर में। और ये रहा कि भाई अपने आप भी लोग ठीक हुए हैं, और जिनमें कोमॉर्बिडिटीज कम थी वो लोग बच गए, जिनमें कोमॉर्बिडिटीज ज्यादा थी वो लोग नहीं बच पाए। तो ये एक रहा है अभी, और इसमें अनुसंधान बाकी है, पूरे सारी चीजों के उत्तर नहीं है।
साइंटिस्ट के पास भी नहीं है कि म्यूटेशन में ये वैक्सीन काम करेगी कि नहीं करेगी। साउथ अफ्रीका ने अभी कोविशील्ड के प्रयोग पर रोक लगा दी है अपने यहाँ, क्योंकि वो उनके यहाँ जो प्रमाण पैदा हुए हैं उसमें जो ये वैक्सीन है उससे गंभीर अवस्था वाले वायरस को ये नहीं मार रही है। तो ये हर जगह के अपने देश अपनी तरह से निर्णय लेते हैं, अपने अनुसार निर्णय लेते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के निष्कर्षों पे जाए तो लड़ाई अभी हमारी काफी लंबी है। ना तो वैक्सीनेशन अभी उस स्थिति में पहुंचा है कि हम निश्चिंत रह सके, न ही कोरोना के इलाज के संदर्भ में दावे के साथ यह कहा जा सकता है कि इसका इलाज खोजा जा चुका है। तीसरी बात यह कि देश कोरोना मुक्त हो गया, ऐसे कोई हालात नहीं है। तो कुल मिलाकर हमारे हाथ में केवल इतना है कि जिन सावधानियों के साथ पिछले 10 महीने 11 महीने तक हम जीवन जी रहे थे, उन सावधानियों के संदर्भ में कोई असावधानी ना बरतें। यही एकमात्र इलाज प्रामाणिक तौर पर हमारे पास में है अपने आप को बचाने के संदर्भ में। बाकी कोशिशें हर स्तर पर जारी हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि वो कोशिशें सफल होंगी और वह सफलता हमें इस बीमारी से निजात दिलाने में मददगार होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, एक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए, जागरूकता के लिए, जिसके माध्यम से हमारे दर्शक समझ पाए कि अभी लड़ाई हमें बहुत लंबी लड़नी है। अब समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर यह है कि इलाज यह है कि मजबूर कर दिया जाऊं। इलाज यह है कि मजबूर कर दिया जाऊं, वरना यूं तो किसी की नहीं सुनी मैंने। तो कुल मिलाकर हमें इस विषय के संदर्भ में सुनने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी संकट टला नहीं है। कोरोना को लेकर अगर आप इस निश्चिंतता के साथ में है कि अब कुछ होने जाना नहीं है, तो इस भ्रम को दूर कर लीजिए। खतरा अभी भी घर से बाहर निकलते ही आपके सामने है। सचेत रहिए, सावधान रहिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। सोमवार को फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। सादर प्रणाम।